Hello students, welcome to Roots of Economics. In this video, we are starting with the series Most Important Questions. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो ओपन बुक एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं लेकर आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द सब्जेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया। जो भी स्टूडेंट्स BA-BCom थर्ड ईयर में हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन विच इज़ हाउ टू राइट गुड आंसर्स। गुड आंसर्स लिखने के क्या क्या टिप्स होते हैं, ये बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं। तो आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। आप फोकस करेंगे वर्ड पे, किस पे? टिप्स पे। Here, first of all, we'll focus on the word S. S stands for structure of the answer. जब भी आप अपना आंसर लिखना स्टार्ट करते हो, यू हैव टू फ्रेम एन आंसर इन योर माइंड। अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर फ्रेम कर लो एंड देन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। क्लियर? कैसे करते हैं अभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आई विल हेल्प यू देयर। देन कम्स द अल्फ़ाबेट P. P मीन्स यू हैव टू राइट योर आंसर इन पॉइंट्स। ऐसा नहीं करना कि आपने आंसर लिखना स्टार्ट करा और पूरा आंसर एक ही पैराग्राफ में ख़त्म कर दिया। नो, यू हैव टू राइट योर आंसर इन पॉइंट्स। और अगर आपको पॉइंट्स में लिखने की हैबिट नहीं है, नो प्रॉब्लम, यू कैन राइट इन पैराग्राफ्स, बट you have to create multiple paragraphs. Then comes the alphabet I. I stands for the introduction. कोई भी आंसर लिखने से पहले आपको उसकी इंट्रोडक्शन देनी ज़रूरी है। आप क्या करते हो, डायरेक्टली पॉइंट 1, 2, 3 लिखना स्टार्ट कर देते हो। दैट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। एटलीस्ट गिव 2 to 3 लाइन्स ऑफ इंट्रोडक्शन बिफोर राइटिंग द मेन आंसर। देन कम्स द T. T का मतलब है ईदर ड्रॉ टेबल। टेबल नहीं रिक्वायर्ड, मेक अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट भी नहीं बनता तो कोई डायग्राम बना दो। इन 3 चीज़ों में से कुछ भी एक आपको क्या करना है, अपने आंसर में इंक्लूड करना है, तो आपका आंसर बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहेगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन आंसर लेट मी टेल यू, मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट आंसर्स नहीं दे रही हूँ। आई एम जस्ट गिविंग यू द आउटलाइन ऑफ द आंसर। मेरा यहाँ पे मेन मोटिव है कि आपको ये सिखाना कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखते हैं। एंड स्पेशली क्योंकि ये ओपन बुक एग्जामिनेशन है, स्टूडेंट्स को लग रहा है कि एग्ज़ाम बहुत ईजी होने वाला है, बट अकॉर्डिंग टू मी मार्किंग उतनी ही डिफ़िकल्ट होने वाली है। क्लियर? क्योंकि आप मटेरियल को रेफ़र कर सकते हो, तो आप अपना आंसर और स्टूडेंट से कैसे डिफरेंट बनाओगे उसकी मैं आपको यहाँ पे टिप्स दूंगी विद एवरी क्वेश्चन एंड आंसर। कुछ यहाँ पे आंसर्स मैंने कंप्लीट भी दिए हैं, बट स्टिल आई वुड टेल यू कि इन आंसर्स को कंप्लीट मत मान के चलो। यू राइट योर ओन आंसर्स विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। Question number 1 says, distinguish between economic growth and economic development. What are the factors which determine economic development? जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा तो आपको माइंड में थोड़ा सा आंसर फ्रेम करना है। क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछे गए हैं। पहले में कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिफरेंस बताओ, और सेकंड सब पार्ट क्या है, What are the factors which determine economic development? तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है, हमें ऑब्वियसली वहीं से स्टार्ट करना है। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे स्कूल फॉर्मेट का T फॉर्मेट बना देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ, हेयर दे विल राइट इकोनॉमिक डेवलपमेंट और 1 पॉइंट 1 पॉइंट करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज़ नॉट द अप्रोच टू बी फॉलोड एट द कॉलेज लेवल। कॉलेज लेवल पे आप इस T फॉर्मेट से आंसर नहीं लिख सकते हो। कैसे आंसर लिखेंगे उसको देखते हैं। सो हेयर आई हैव रिटन द आंसर। सबसे पहले देखो, इंट्रोडक्शन दी है 2-3 लाइन की। यहाँ पे ज़्यादा बड़ी इंट्रोडक्शन नहीं बन सकती, बिकॉज इंट्रोडक्शन में अगर हम मीनिंग लिखेंगे तो हमारा 1 पॉइंट कम हो जाएगा। तो हमने बहुत क्लेवरली यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखनी है विच सेज द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट साउंड वेरी सिमिलर, बट दीज कॉन्सेप्ट आर डिफरेंट एंड देयर पॉइंट ऑफ डिफरेंसेज आर लिस्टेड बिलो। हमने इंट्रोडक्शन भी दे दी और इन अ वे हमने इंट्रोड्यूस भी कर दिया कि हम नीचे पॉइंट ऑफ डिफरेंस डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे पहला आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखना होता है उसमें डेफिनेशन देनी होती है, साथ में आप एक और प्रॉपर्टी या एक और फीचर अटैच कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में मैंने लिखा कि ये क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, नंबर में कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और एंड करके मैंने आगे डेफिनेशन दे दी है दैट इट रेफर्स टू इंक्रीज इन एग्रीगेट आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्या होता है इकोनॉमिक ग्रोथ? बेसिकली कि आपकी इकोनॉमी में एग्रीगेट आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितना ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, उसी को मेजर करते हैं और उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि यहाँ पे हम नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया आपका क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। तो हमने मीनिंग के साथ एक एक्स्ट्रा फीचर दे दिया। देन दिस इज द कनेक्टिंग वर्ड, वेयर एज
इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस विच इंक्लूड्स बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव मेजर्स। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव के साथ साथ कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपका एजुकेशन सिस्टम कैसा है, हेल्थ सिस्टम कैसा है इकोनॉमी का। देन हमने डिफाइन कर दिया एंड इट इज़ defined as economic growth along with progressive changes in social, political, cultural and historical levels। तो इन अ वे हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा इंक्लूडेड होता है। इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में यहाँ समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ये स्मॉल सर्कल हमने बनाया और इसको हमने नाम दे दिया इकोनॉमिक ग्रोथ का। क्लियर? इकोनॉमिक ग्रोथ क्या मेजर करता है? क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को। फिर हमने एक बड़ा सर्कल बनाया, दिस इज़ योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक पार्ट है। लेकिन ये जो रिमेनिंग वाला पोर्शन है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ तो नहीं है। ये किस में कवर हो रहा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एडिशनल कवर हो रहा है। तो ये वाले जो वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स को हम क्या कह सकते हैं? क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। और जो इकोनॉमिक ग्रोथ में काउंट हुए थे, दोज आर द क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ ये जो शेडेड वाला रीजन है, इसको भी कैलकुलेट करता है, विच आर योर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। सो ऐसे वेन डायग्राम से आप समझ सकते हो, ठीक है? इसको बना के आने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड हमारा पॉइंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट वेयर एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट। अभी हमने देखा छोटा वाला सर्कल क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसीलिए वो कॉन्सेप्ट कैसा है? नैरो। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बड़ा है, उसमें ज़्यादा चीज़ें कवर हो रही हैं, तो इट इज़ अ वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट। तो ये 2 पॉइंट हो गए। क्लियर? हम यहाँ पे 5 पॉइंट लिख रहे हैं। थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ मेजरेबल एज इट इज़ क्वान्टिटेटिव इन नेचर। अब हम बता रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? क्वांटिटेटिव इन नेचर है, नंबर्स के बारे में हम डील कर रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करना क्या है? कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट है। तो मेजर तो कर सकते हैं, बट इट कैनॉट बी मेजर्ड वेरी ईजिली। क्यों? क्योंकि हमारे कुछ ऐसे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज, सोशल इंडिकेटर्स, जिनको मेजर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। देन कम्स द फोर्थ पॉइंट, इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है या इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो रही है? तो इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर योर GDP, per capita income, etc. Whereas indicator of economic development are HDI and PQLI. HDI stands for Human Development Index and PQLI stands for Physical Quality of Life Index. Last हमारा point है, economic growth is a concern of developed economies and advanced economies. Students, आप imagine करो, जो कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं, डेवलप्ड का मतलब है कि उनकी ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुकी है, तो वो ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे? वो फोकस करेंगे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ पे। लेकिन जो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि अभी भी क्या है? अंडर डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनका मेन फोकस क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ तो फोकस है ही है, लेकिन मेन फोकस क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उनका मेन मोटिव रहता है कि इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, हेल्थ सेक्टर इम्प्रूव करें, एजुकेशन सेक्टर इम्प्रूव करें। क्लियर? अब फर्स्ट पार्ट के हमने जो 5 पॉइंट लिखने थे, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, वो यहाँ ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आप अगर एक कंक्लूजन दे दोगे तो आपका जो स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ आंसर? स्ट्रक्चर में आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है, बॉडी ऑफ द आंसर, मेन पॉइंट्स लिखने हैं, एंड देन यू हैव टू गिव द कंक्लूजन। कंक्लूजन देखो कैसे लिखनी है, ये हम कनेक्टिंग वर्ड यूज़ करेंगे, दस, देयरफॉर, इन शॉर्ट, इस तरीके से। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स मोर प्रोडक्शन, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स मोर प्रोडक्शन एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्योंकि नैरो कॉन्सेप्ट है, उसमें सिर्फ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने की बात हो रही है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्रोडक्शन को बढ़ाने के साथ साथ टेक्निकल चेंजेस लाना, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लाना, उसकी भी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का सिर्फ एक पार्ट खत्म हुआ है। अब बात ये आती है, जब इसका सेकेंड पार्ट हम लिखेंगे तो उसकी भी इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है? तो नहीं, इंट्रोडक्शन जो हमारा सब पार्ट होता है, एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, बट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? फ्लो चार्ट बना सकते हो। सो
फैक्टर्स दैट डिटरमाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया। इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं और कुछ हमारे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। यहाँ पे आप ऐसे बुलेट पॉइंट्स बना सकते हो या 1 2 3 4 काउंटिंग में लिख सकते हो, ABCD करके लिख सकते हो। मेन मोटिव इसकी आंसर आपका प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं इसकी आपको फुल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, किसी भी स्टैंडर्ड बुक को आप रेफर करके यहाँ पे 2 लाइन्स की अपने आंसर्स को पॉइंट्स को लिखकर अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हो। सो विद दिस first question is completed. Moving on to the second question now. What is the theory of demographic transition? Analyze India's demographic trends. अब यहाँ पे भी हमने 2 क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में कवर करा है और इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन बेसिकली फर्स्ट पार्ट की हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वर्ड का मतलब क्या है। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफी का मतलब होता है पॉपुलेशन। डेमोग्राफी मीन्स व्हाट? पॉपुलेशन। तो किस थ्योरी की बात कर रहे हैं? पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी की, या कह सकते हैं पॉपुलेशन साइकिल थ्योरी की, ठीक है। आंसर देखते हैं। यू विल सी द हैंड रिटन आंसर नाउ। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, क्लियर? आंसर जरूर मेंशन किया करो। आंसर नंबर 2। इंट्रोडक्शन क्या बनेगी? थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पोस्टुलेट्स अ 3 स्टेज सीक्वेंस। आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि मैंने अंडरलाइन कराई हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये क्या है? 3 स्टेजेस का एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी है जिसमें हम बर्थ रेट और डेथ रेट की बात करते हैं, क्लियर। और उसको हम एसोसिएट करते हैं किससे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। सो बेसिकली क्या है कि बर्थ रेट और डेथ रेट हमारे किस तरीके से चेंज होते हैं एज वी डेवलप। तो टाइम के साथ साथ हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट में चेंजेस आने की वजह से हमारी पॉपुलेशन में चेंजेस आती है। दिस इज़ द थ्योरी ऑल अबाउट। तो यहाँ पे हमने क्या करा है? 3 स्टेजेस के बारे में बात करनी है। तो पहली स्टेज देखिए, बिफोर इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन। कोई भी कंट्री जब डेवलप होना स्टार्ट होती है तो वो मॉडर्नाइजेशन फेज से बहुत ज़्यादा पीछे होती है। हर कंट्री अंडर डेवलप होती है पहले, फिर धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन के साथ वो डेवलप होती है। तो फर्स्ट स्टेज में हम उसी की बात कर रहे हैं, बिफोर इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन। अभी सारी कंट्रीज़ क्या हैं? डेवलप होना उनको बाकी है। सो कहते हैं बिफोर इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन ऑल कंटेम्प्रेरी डेवलप कंट्रीज़, जितनी भी आज की डेट में डेवलप कंट्रीज़ हैं वो अपने पुराने टाइम पर कैसी थी? उनकी पॉपुलेशन स्टेबल थी। क्यों? क्योंकि उनकी पॉपुलेशन स्टेबल थी बिकॉज उनका बर्थ रेट और जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई था, क्लियर। अब मान लो ये आपका बर्थ रेट है वेरी हाई, लेकिन एट द सेम टाइम जो आपका डेथ रेट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो क्या हम कहेंगे कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है? नो, पॉपुलेशन यहाँ पे कैसी होगी? समवॉट स्टेबल, क्लियर। क्योंकि जितनी ज़्यादा बर्थ हो रहे हैं उतनी ही ज़्यादा क्या हो रही है? डेथ हो रही हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या बोल दिया? दैट योर पॉपुलेशन इज़ व्हाट? स्टेबल। सो दिस इज़ द की वर्ड हेयर, स्टेबल ड्यू टू हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, क्लियर। लेकिन फिर धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी डेवलप होना स्टार्ट होती है। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारी सेकेंड स्टेज, विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब हमारी इकोनॉमी डेवलप होती है तो लोगों के पास ज़्यादा इनकम आती है, करेक्ट। हमारी इकोनॉमी की पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी इम्प्रूव करती है, राइट, जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज़ कर जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है ऑन एन एवरेज कोई भी इंसान उस कंट्री में कितने ईयर्स सर्वाइव कर सकता है, दैट इज़ द मीनिंग ऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्लियर। तो जब हमारी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव हो रही है तो डेथ रेट कंट्रोल में हो जाएंगी। लोग जो हैं जो पहले काफ़ी अर्ली एज में एक्सपायर हो जाते थे, अब वो क्या होंगे? ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम डेथ रेट को क्या कर पा रहे हैं? यहाँ पे कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो सेकेंड स्टेज में आपने देखा कि आपकी डेथ रेट में डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया है। डिक्लाइन मीन्स फॉल, बट उसी के साथ साथ आपका जो फर्टिलिटी रेट है, फर्टिलिटी मीन्स व्हाट? योर बर्थ रेट, ठीक है। तो 2 वर्ड आप यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा हुआ है मॉर्टैलिटी, मॉर्टैलिटी मीन्स डेथ रेट, और दूसरा वर्ड है फर्टिलिटी, फर्टिलिटी मीन्स व्हाट? बर्थ रेट। तो सेकेंड स्टेज में कहते हैं कि हमारा डेथ रेट तो फॉल करना स्टार्ट कर गया, लेकिन उसके साथ हमारा बर्थ रेट को भी फॉल करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हमारा सेकेंड स्टेज में नहीं हुआ। तो ज़रा सोचिए कि बर्थ रेट अभी भी हमारा क्या है? हाई है, और डेथ रेट हमारा क्या हो गया है? कम हो गया है। तो पॉपुलेशन क्या करेगी? पॉपुलेशन आपकी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करेगी। इसीलिए सेकेंड स्टेज को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टेज भी कहा जाता है।
कहते हैं विद डिक्लाइनिंग डेथ रेट के कम होने के साथ साथ बर्थ रेट जो है हमारा कम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से कंट्री एक ऐसे फेज से पास कर रही है जिसको हम बोलते हैं स्टेज 2 एंड दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज। तो चेंज आना कहाँ से स्टार्ट हुआ? आपका सेकेंड स्टेज से। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड विच टॉक्स अबाउट द थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है आपका? स्टेज 3 इज रीच्ड व्हेन द फोर्सेस एंड द इन्फ्लुएंसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉजेज फर्टिलिटी रेट ऑल्सो टू डिक्लाइन। अब देखिए, आपका डेथ रेट तो सेकेंड स्टेज में ही फॉल करना स्टार्ट कर गया था, थर्ड स्टेज तक आते आते आपका बर्थ रेट भी कंट्रोल होना स्टार्ट हो गया है। अब डेथ रेट भी फॉल कर रहा है, बर्थ रेट भी फॉल कर रहा है, आपकी पॉपुलेशन दोबारा से क्या हो जाएगी? स्टेबल। पॉपुलेशन अगेन विल बी नाउ स्टेबल। क्लियर? सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो फर्टिलिटी रेट है मीन्स योर बर्थ रेट, फॉलिंग बर्थ रेट नाउ कन्वर्जेस विद लो डेथ रेट। अब वो लो डेथ रेट के साथ मैच कर रहा है और आपकी पॉपुलेशन जो है या तो बहुत कम तेज़ी से बढ़ेगी या पॉपुलेशन में कोई भी ग्रोथ रेट नहीं आएगा, स्टेबल ग्रोथ रेट पर हम आ गए हैं। सो दिस इज़ हाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अफेक्ट पॉपुलेशन। सो हम ये देखो कंक्लूजन पे आ गए हम। These three stages reveal the transformation of primitive high birth rate and high death rate into a low birth rate and low death rate। कहते हैं कि हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट से कैसे हम लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट पे आए, ये हमें दिखाता है हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। और जो हमारी सेकेंड स्टेज है यहाँ पर हमारा एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, इसीलिए इस थ्योरी को क्या कह देते हैं? ट्रांजिशन थ्योरी कह देते हैं। क्लियर? तो आप ये थोड़ा सा रीड कर सकते हो। कहते हैं कि डेथ रेट को कंट्रोल करना इतना ज़्यादा टफ नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एक्सोजेनस फैक्टर्स को चेंज करते हैं, हम हेल्थ फैसिलिटीज़ को चेंज कर रहे हैं जो कि सिस्टम के बाहर हैं। क्लियर? तो हमने लोगों को सेव करना स्टार्ट करा, डेथ रेट को कम करा बाय रेगुलेटिंग द एक्सोजेनस फैक्टर। लेकिन जब बर्थ रेट को कंट्रोल करने की बारी आती है तो काफ़ी दिक्कत आती है। क्यों? रिडक्शन इन बर्थ रेट कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय ऑपरेटिंग एंडोजेनस फैक्टर। एंडोजेनस फैक्टर मतलब सोशल एटीट्यूड्स को चेंज करना, कस्टम्स में चेंज लाना, बिलीव्स में चेंज लाना, तो फैमिली साइज में चेंज लाना, मैरिज की एज को रेगुलेट करना। तो इन सब चीज़ों को करने में हमें सोसाइटी को चेंज करना है, टाइम लगता है। दीज आर द एंडोजेनस फैक्टर। तो हमारा जो सेकेंड स्टेज है वहाँ पे हमारा बर्थ रेट कंट्रोल इसीलिए नहीं हो पा रहा था और इसको करने में टाइम लगता है और फाइनली थर्ड स्टेज तक हम बर्थ रेट को कंट्रोल कर लेते हैं। सो बर्थ रेट जो है हमारा फॉल करता है लेकिन आफ्टर अ टाइम लैग, और सेकेंड स्टेज को हम क्या कह देते हैं? स्टेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और डेवलपिंग कंट्रीज ज़्यादातर इसी फेज़ में है और ये काफ़ी डेंजरस फेज़ माना जाता है। क्लियर? सो ये अभी हमने सेकेंड क्वेश्चन का सिर्फ एक पार्ट कवर करा है। फिर मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। डायग्राम मैंने एंड में बनाया है, आप इतनी लास्ट में मत बनाना। क्लियर? आप जैसी तीनों स्टेजेस खत्म हो जाएंगी ना वहीं पे ये डायग्राम बना देना। इस डायग्राम में देखो हमने क्या करा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वी आर टेकिंग द टाइम, ऑन द वाई एक्सिस वी आर टेकिंग बर्थ रेट एंड डेथ रेट। क्लियर? सबसे पहले हम कहते हैं कि इकोनॉमी का कौन सा फेस है? प्री डेवलपमेंट। अभी डेवलप ही नहीं हुई है इकोनॉमी। प्री डेवलपमेंट फेज पे हमारा बर्थ रेट भी बहुत हाई है, डेथ रेट भी बहुत हाई है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन कैसी रहेगी? स्टेबल। तो ये वाला ग्राफ कौन सा है? पॉपुलेशन का। बर्थ रेट डेथ रेट आपको दिख ही रहा है। जैसे ही आप आगे टाइम के साथ बढ़ोगे और आपका इकोनॉमी में एडवांसमेंट होगी, बेटरमेंट होगी, मॉडर्नाइजेशन आएगी, तो आपका बर्थ रेट तो हाई रहेगा लेकिन डेथ रेट आपका कंट्रोल होना स्टार्ट कर जाएगा। क्लियर? तो ये आप सेकेंड स्टेज में एंटर कर गए हो यहाँ पर। दिस इज योर सेकेंड स्टेज। तो देखिए बर्थ रेट तो अभी भी हाई है इसीलिए ग्राफ वैसा का वैसा ही है, लेकिन डेथ रेट क्या हो गया? फॉल कर रहा है, तो ये कर्व बन गया फॉलिंग। अब बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट फॉल कर रहा है, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी। तो ये हमने बना दिया राइजिंग पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ग्राफ। थर्ड स्टेज में आते आते डेथ रेट भी स्टेबल हो गई और बर्थ रेट भी फॉल करनी स्टार्ट कर गई। तो डेथ रेट हमारा ये वाला कर्व था, तो ये फॉल कर रही थी, अभी स्टेबल हो गई, और बर्थ रेट हमारा क्या कर गया? अब फॉल करना स्टार्ट कर गया। तो जो हमारी पॉपुलेशन वाला कर्व है ये वाला, वो अब क्या करेगा? स्टेबल होना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। और जब हम डेवलप्ड वाली स्टेज पे आ जाते हैं, थर्ड स्टेज को भी पार कर गए, तो हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों स्टेबल हो गए, जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन भी क्या हो गई? स्टेबल हो गई। So this was the demographic transition theory. Now
सेकेंड क्वेश्चन का ही एक और सब पार्ट था विच वॉज इंडियाज़ डेमोग्राफिक ट्रेंड। इंडिया का क्या ट्रेंड है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे मैं आपको पॉइंटर्स दे रही हूँ, आप आंसर फ्रेम कर सकते हो। इंडिया हमारी पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया रैंक सेकेंड आफ्टर चाइना अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है सेंसस के हिसाब से, वो आप कोट कर दोगे, विच इज़ 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। डेमोग्राफिक ट्रेंड का मतलब है पॉपुलेशन के बारे में लिखना है, क्लियर। एब्सोल्यूट टर्म्स की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड मोर देन 181 मिलियंस इस डिकेड में, 10 साल में 2001 से लेकर 2011 तक इंडिया की पॉपुलेशन में इतना इंक्रीज़ आया है, क्लियर। फिर ये मैंने थोड़ा सा रीसेंट डेटा ऐड करा है, आप भी ऐड कर सकते हो अपने आंसर को डिफरेंट बनाने के लिए। ये रीसेंट अभी न्यूज़ आई थी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने रिवील करा है कि इंडिया के पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंड विंडो है, विंडो ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड अपॉर्चुनिटी। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है कि जितनी भी आपकी वर्किंग एज वाली पॉपुलेशन है वो आपकी कंट्री में बहुत ज़्यादा है, क्लियर, जो कि आपकी कंट्री के लिए क्या लाएंगी, बेनिफिट, जिसको हम बोल देते हैं वो डिविडेंड, क्लियर। और ये अपॉर्चुनिटी, ये विंडो आपके पास 5 डिकेड के लिए है। 2005-6 से स्टार्ट हुई थी ये विंडो और 2055-66 तक रहेगी, और ये सबसे ज़्यादा बड़ी विंडो है एज़ कम्पेयर टू द वर्ल्ड। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, फिर यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इट इज़ सेड टू बी अकरिंग व्हेन रेशियो ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन इज़ हाई, जब आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और जो आपकी डिपेंडेंसी रेशियो है, डिपेंडेंसी रेशियो किस पे डिपेंड करती है, चिल्ड्रन पे, एल्डरली पीपल पे, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो कि वर्किंग एज पॉपुलेशन पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू फ्रेम योर आंसर। तो यहाँ